तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा भुगतान संतुलन का क्लास नंबर 7 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भुगतान संतुलन होने के पीछे का कारण हम लोग समझेंगे कि भुगतान संतुलन आखिर क्यों होता है। इसके अलावा जैसे कि आपको पिछले क्लासेस में बताया गया था कि जो भुगतान संतुलन होता है इसमें दो तरह का कंडीशन बनता है। एक है आपका साम्य अवस्था की स्थिति और एक है आपका असाम्य अवस्था की स्थिति। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जो आपका असाम्य अवस्था की स्थिति है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी और एक है आपका अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है, यानी कि प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति और एक है आपका अनुकूल असाम्य अवस्था की स्थिति। ठीक है, अनुकूल जो असाम्य अवस्था की स्थिति है इसको भी दो हम लोग कंडीशन में देखते हैं। एक कंडीशन में है आपका क्रेडिट ज़्यादा हो जाए डेबिट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं भुगतान अधिशेष। और दूसरा कंडीशन है यदि डेबिट ज़्यादा हो जाए क्रेडिट से, तो इसको हम लोग भुगतान में घाटा यानी कि भुगतान समस्या कहते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने थे कि जो आपका अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं नियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति और एक बोलते हैं अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति। जैसा कि आपको बताया गया था कि पिछली क्लास में ही कि आरबीआई के पूर्व एक चेयरमैन रह चुके हैं जिनका नाम है जलान साहब। तो इनका पूरा नाम अगर देखें तो बिमल जलान है। तो बिमल जलान का एक कमेटी का भी गठन हुआ था। उस कमेटी के गठन के अनुसार ये बताया गया था कि अगर किसी भी देश का जो भुगतान संतुलन हो रहा है यानी कि जो आपका चालू खाता है, अगर चालू खाते में जो डिफिसिट है वो उस देश के टोटल जीडीपी से अगर 1% से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो देश है वो उस देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अगले 2-3 महीने तक भी जो व्यापार जो है वो नहीं कर पाएगा, यानी कि जो आयात जो व्यय है इसको वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। और ऐसे जो कंडीशन है इसको हम लोग भुगतान असंतुलन की समस्या कहते हैं। और इसके अलावा हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि जो आपका भुगतान संतुलन होता है इसके भुगतान संतुलन की जो समस्या होती है जिसको हम लोग भुगतान असंतुलन कहते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न 3 तरह का रीज़न है। एक है आपका आर्थिक कारण, एक है सामाजिक कारण और एक है राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले आज हम लोग आर्थिक कारण के बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि आर्थिक कारण के अंतर्गत हम लोग अत्यधिक लोक व्यय को शामिल करते हैं। और जो अत्यधिक लोक व्यय है यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये ज़्यादा अगर होगा किसी भी देश में, तो उस देश का जो मतलब कि टोटल जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, राजस्व में कमी आएगी। और अगर अत्यधिक जो लोक व्यय है, खास करके ये अगर गैर विकासात्मक व्यय होगा, तो ऐसे में ये भुगतान संतुलन की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो व्यापार चक्र है यानी कि ट्रेड साइकिल, इसमें भी जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इससे भी आपका भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा देखिए घरेलू अर्थव्यवस्था में अगर उच्च मुद्रास्फीति होगा, हाई इन्फ्लेशन रेट होगा, तो ये भी भुगतान असंतुलन की समस्या का कारण बनता है। इन सभी टॉपिक को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए जो आयात शुल्क है अगर इसका उदारीकरण हो रहा है तो ये भी कारण बनता है भुगतान असंतुलन का। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उच्च प्रतिस्पर्धा होगा तो ऐसे में निर्यात में कमी होगा, तो ये भी एक कारण बनता है। इसके अलावा अगर विलासिता से संबंधित वस्तुओं के बारे में हम लोग बात करें, तो अगर विलासिता से संबंधित वस्तुओं का अगर अधिक आयात होगा, तो आयात में अगर अचानक अप्रत्याशित वृद्धि होगा और अधिक आयात होगा, तो ऐसे में भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न होगी। इसके अलावा हम लोग अन्य आर्थिक कारण के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक को हम लोग आगे के भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग राजनीतिक कारण की बात करें, तो पहला तो है आपका राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा है लोक लुभावन नीति। लोक लुभावन नीति के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं एक तरह से कि जैसे कि बहुत सारे राज्य सरकार है या फिर बहुत सारे जो केंद्र सरकार है वो ऐसे मतलब कि लोक लुभावन के लिए बजट पेश कर देते हैं ना कि जिससे जनता का ध्यान आकर्षित हो पाए। इसके अलावा अगर हम लोग सामाजिक कारण की बात करें, तो लोगों के टेस्ट में और लोगों के प्रेफरेंस में अगर परिवर्तन आएगा, कहने का मतलब लोग इन जो चीज़ों का आयात हम लोग या फिर जो चीज़ों का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं अपने देशों में,
इनको अगर वो लोग पसंद नहीं करें तो ऐसे में बाहर से हम लोगों को सामान मंगवाना पड़ेगा, और ये भी कहीं ना कहीं भुगतान असंतुलन का समस्या के पीछे कारण बनेगा। यानी कि वरीयता और आदत में अगर परिवर्तन होगा तो ये भी एक कारण बनता है। इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं क्रॉस बॉर्डर प्रीजुडाइस, यानी कि सीमा पार से अगर जो संबंधित पूर्वाग्रह है, अगर इसमें भी कुछ भी परिवर्तन होता है तो ये भी कहीं ना कहीं आपका भुगतान असंतुलन के पीछे का कारण बनता है। तो भुगतान असंतुलन होने के पीछे 3 कारण बहुत मेजर है। एक है आपका आर्थिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण, और तीसरा है सामाजिक कारण। इन तीनों कारण के बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो है आर्थिक कारण, इसके बारे में। जैसा कि आपको बताया गया है, आर्थिक कारण में सबसे पहला पॉइंट है कि लोक व्यय में वृद्धि। तो लोक व्यय जो है गवर्नमेंट वो दो तरह से करता है, एक है आपका विकासात्मक व्यय में और एक आपका गैर विकासात्मक व्यय में। तो अगर विकासात्मक व्यय की बात करें तो विकासात्मक कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक ना। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर डेवलपमेंट करेगा गवर्नमेंट तो ये आपका विकासात्मक व्यय में जाएगा, ठीक ना। और जब आपका विकासात्मक व्यय में अगर वृद्धि होगा तो ऐसे में जो आपका कैपिटल गुड्स है, यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, इसके इंपोर्ट में यानी कि इसके आयात में भी वृद्धि होगा। और अगर ऐसे में आयात में वृद्धि होगा तो इस कारण ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होगी, और अगर ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी तो फिर ऊर्जा के आयात में भी वृद्धि होगी, और जब ऊर्जा की आयात में वृद्धि होगी तो ऐसे में भुगतान जो असंतुलन है इसकी समस्या देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है अगर सरकार विकासात्मक व्यय ज़्यादा करे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा करे तो ऐसे में कैपिटल गुड्स का जो आयात है वो बढ़ जाएगा, और इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कारण से हमारे देश में ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाएगी, और ऐसे में ऊर्जा का आयात भी हमारे देश के द्वारा ज़्यादा करना पड़ेगा। देन ये भी आपका भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न कर रही है। इसके अलावा देखते हैं जो गैर विकासात्मक व्यय है, अगर इसमें अगर वृद्धि हो रहा है तो ये कैसे भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न करता है वो देखिए। अब देखिए गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि होगा तो ऐसे में वस्तुओं के उपभोग में यानी कि कंज्यूम में भी वृद्धि होगा ही। उसके अलावा तो मांग में भी वृद्धि होगा, और जब अगर मांग में वृद्धि होगा तो देन उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में वृद्धि होगा। कहने का मतलब है वस्तुओं के जो उपभोग है यानी कि कंज्यूम में, तो कंज्यूम में अगर वृद्धि हो रहा है तो ऐसे में उसका मांग ज़्यादा होगा, और अगर मांग ज़्यादा होगा तो ऐसे में उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं इसके आयात में भी ज़्यादा वृद्धि होगा। कहने का मतलब है लोगों के पास इनकम आया तो लोग अब जो है महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं जो फॉरेन कंट्री में चलती है उन सभी गाड़ियों की मांग ज़्यादा करेगी, तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये सभी कार जो है ज़्यादा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और ऐसे में जो भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न होगी ही, ठीक है ना। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये केवल ऐसे ही है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो ये आपका बीओपी क्राइसिस होगा, और अगर जो आप आयात कर रहे हैं दूसरे देशों से मंगा रहे हैं तो ऐसे में जो आपका चालू खाता है यानी कि जो करेंट अकाउंट है ये आपका डिफिसिट में जाएगा ही, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, तो पहला कारण हम लोग देख रहे हैं अभी क्या, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी हम लोग पहला क्या देखे, पहला देखिए हम लोग लोक व्यय में वृद्धि। लोक व्यय में वृद्धि दो तरह से देखिए, अगर विकासात्मक वृद्धि होगा, विकासात्मक व्यय में वृद्धि होगा तो ये भी आपका कारण बनता है, और अगर गैर विकासात्मक व्यय में अगर वृद्धि होगा तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। अगर इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो वो इस तरह से है कि जब सरकार के द्वारा विकासात्मक व्यय में वृद्धि किया जाता है तो इसके कारण पूंजीगत वस्तुओं और जो मध्यवर्तीय जो वस्तुएं हैं एवं जो ऊर्जा आयात है इन सभी में वृद्धि होता है। यदि गवर्नमेंट विकासात्मक व्यय ज़्यादा करेगा तो ऐसे में पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और जो आपका ऊर्जा आयात है इसमें भी वृद्धि होगा। परिणाम स्वरूप चालू खाते पर होने वाले घाटे में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, जो कि भुगतान असंतुलन का प्रमुख कारण बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब सरकार के द्वारा आर्थिक विकास प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेशी ऋण का सहायता लिया जाता है तब इसका नकारात्मक प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है। कहने मतलब आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आप अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए अगर दूसरे से कर्ज लेकर अपने आप को शो ऑफ करवा रहे हैं, दूसरे से कर्ज लिए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए, घर बनाए, और आप ये कपड़े लिए, अच्छे अच्छे सब कुछ ब्रांड वाला चीज़
यूज कर रहे हैं। इससे तो आप अपने आप को दर्शा रहे कि हम बड़े हो गए हैं, शौक कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक तरह से कर्जे में डूबे हुए ना। तो अगर आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही में अगर आप मतलब कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप दूसरे से कर्ज लेकर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर दिखावा कर रहे हैं, तो ये फिर प्रॉब्लम डालेगा ही ना। तो यही अगर इसी तरह कहा जा रहा है कि जब सरकार के द्वारा आर्थिक विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विदेशों से ऋण लिया जाता है, यानी कि लोन लिया जाता है, तो ये जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है किसके ऊपर? भुगतान संतुलन पे। आगे देखिए, जब सरकार के द्वारा गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि किया जाता है तब वस्तुओं के मांग में भी वृद्धि होता है, और वस्तुओं के मांग में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में भी वृद्धि होती है, जो कि भुगतान असंतुलन का प्रमुख कारण है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि किया, तो ऐसे में गुड्स का जो डिमांड है वो भी बढ़ गया, और ऐसे में जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं इसके आयात में भी वृद्धि होगा ही होगा गवर्नमेंट का। तो ऐसे में भुगतान असंतुलन की समस्या देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो बाजार है, इसमें पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में वृद्धि एवं ऊर्जा आयात में वृद्धि, पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि तथा उनमें दी जाने वाली आयात सब्सिडी में वृद्धि, अत्यधिक विदेशी ऋण एवं अत्यधिक ब्याज भुगतान इत्यादि भुगतान संतुलन की समस्या को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो एनर्जी मार्केट है, ऊर्जा बाजार है, इसमें पेट्रोल का अगर कीमत में अगर वृद्धि होगा तो ऐसे में ऊर्जा आयात में भी वृद्धि होगी, और अगर पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि होगी तो उसमें जो दिया जाने वाला जो आयात सब्सिडी है उसमें भी वृद्धि होगी। और साथ ही साथ अगर आप विदेशों से अगर लोन ज़्यादा लेंगे तो ऐसे में आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ मूलधन भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सभी जो समस्या उत्पन्न करता है भुगतान संतुलन में, ठीक है ना। अब देखिए, ब्याज का भुगतान और आपका मूलधन का भुगतान, ये दोनों हम लोग जानते ही हैं। हम लोग जब राजकोषीय नीति पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो आपका ब्याज का भुगतान है वो कहाँ जाता है, और आपका जो मूलधन का भुगतान है वो कहाँ जाता है, वो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए कि अगर जो ब्याज का भुगतान कर रहे हैं ये तो आपका गैर विकासात्मक व्यय है ना। कहने मतलब आप दूसरे देशों से मंगाए 5 लाख करोड़ रुपया, फिर आप उसको 2 साल बाद 5 लाख करोड़ रुपया तो वापस लौटाए ही, लेकिन साथ ही साथ आपको उसके बदले में 50,000 कुछ पैसा दिया होगा, देना पड़ेगा, जैसे 50,000 करोड़ या 5 करोड़ देना पड़ गया होगा ब्याज के रूप में, तो वो आपका गैर विकासात्मक व्यय है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आयात की बात करते हैं, तो आयात जो है वो आपका या तो आप विकासात्मक आयात कीजिएगा या फिर गैर विकासात्मक आयात कीजिएगा। तो अगर विकासात्मक आयात कर रहे हैं, जैसे कि आप विकास हेतु आयात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मशीन मंगा रहे हैं, नए नए तौर तरीके के टेक्नोलॉजी वाला आप कुछ उपकरण मंगवा रहे हैं, तो ये आपका विकासात्मक आयात हुआ। वहीं अगर गैर विकासात्मक आयात किए, कहने का मतलब आप वहाँ से महंगे महंगे खाने का जो नया नया वैरायटी मंगवा रहे हैं, ये सभी तो उपभोग व्यय है ना, तो ये आपका गैर विकासात्मक आयात हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभी हम लोग देख लिए हैं कि जो आपका है लोक व्यय में वृद्धि, अगर सरकार लोक व्यय में वृद्धि करती है, एक आपका गैर विकासात्मक में और एक आपका विकासात्मक में, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका भुगतान संतुलन में समस्या उत्पन्न करता है। इसके अलावा देखिए, सेकंड नंबर में है वो आपका व्यापार चक्र है, यानी कि ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल के बारे में हम लोग देखिए, जैसे हम लोग व्यापार चक्र की बात करते हैं ना, व्यापार चक्र क्या है वो देखिए, जैसा कि अगर आर्थिक मंदी है, ठीक है ना, तो आर्थिक मंदी है या फिर महामंदी है, तो इसमें धीरे धीरे सुधार होगा, यानी कि आर्थिक सुधार होगा, फिर ये आर्थिक तेज़ी की ओर जाएगा, फिर ये आर्थिक गिरावट आएगा, फिर मंदी आएगा। कहने का मतलब ये व्यापार चक्र होता ही ऐसे ही चलता है। कभी आपका जो है वो मंदी आएगा, मंदी रहेगा, फिर कभी मंदी धीरे धीरे सुधार होगा, फिर वो सुधार जो है कभी कभी तेज़ी के रूप में बढ़ेगा, आर्थिक सुधार ज़्यादा होगा, फिर वो आर्थिक गिरावट होगा। या तो आप मंदी के कंडीशन में रहिए या फिर आप जो है आर्थिक तेजी कंडीशन में रहिए। ये आपका ट्रेड साइकिल ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। कभी क्या होता है कि आप ऊपर में हैं तो अचानक फिर आपका जो आर्थिक सुधार है वो मंदी के रूप में नीचे गिरेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर आप मंदी के रूप में आइएगा, फिर आप वो सुधार होगा। तो ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, ये हमेशा इसी रूप में वो चलता रहता है, और इससे भी जो है आपका भुगतान संतुलन प्रभावित होता है।
इसको अगर हम लोग मॉडर्न ग्राफ से समझे तो वो इस कदर होगा। इसको समझिए, एक ग्राफ दिया हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया हुआ, नीचे हम लोग समय को दर्शा रहे हैं, ये आपका समय हो गया और ये आपका जो आर्थिक विकास दर है, ठीक है ना। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में यही चीज़ देखने को मिलता है। एक बार तो आपका इकोनॉमिक बूम वाला कंडीशन आएगा, उसके बाद आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, धीरे धीरे नीचे की ओर जाइएगा। उसके बाद एक समय आप रिसेशन की ओर जाइएगा, जिसको हम लोग डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। फिर आपका धीरे धीरे वो रिकवरी होगा, यानी कि सुधार होगा, फिर सुधार होगा, फिर आप बूम पे जाइएगा, फिर आप धीरे धीरे इकोनॉमिक स्लो डाउन में जाइएगा, फिर आप नेगेटिव में जाइएगा, जिसको हम लोग रिसेशन या डिप्रेशन कहते हैं। फिर आपका धीरे धीरे रिकवरी होगा, फिर आप धीरे धीरे बूम पे जाइएगा, फिर गिरेगी, फिर आप रिकवरी में जाइएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ये हमेशा होते रहेगा। कभी आप बूम में तो कभी आप रिसेशन में, कभी आप स्लो डाउन में तो कभी आप रिकवरी में। ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा होते रहेगा। अब देखिए, अगर बूम से अगर हम लोग इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया में जो आपका उत्पादन है वो आउटपुट होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम लोग रिकवरी और जो आपका रिसेशन है यानी कि डिप्रेशन, इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका उत्पादन है वो आपका नेगेटिव होगा, कहने मतलब है कम होगा, ठीक है ना। इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं औसत आर्थिक विकास दर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? औसत आर्थिक विकास दर। तो ये हम लोग मॉडर्न ग्राफ देखें, ये आपका व्यापार चक्र है। कहने का मतलब है ये ट्रेड साइकिल है। कभी आप बूम में जाइएगा, कभी आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, कभी आप रिसेशन में जाइएगा, कभी आप मेल्ट डाउन में जाइएगा, कभी आप रिकवरी में जाइएगा, कभी फिर बूम में, तो फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन में, तो फिर रिसेशन में, फिर रिकवरी में। तो ये जो कंडीशन है ये चलता ही रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो इससे भी तो आपका व्यापार चक्र की, ये जो व्यापार चक्र है, इससे भी तो आपका भुगतान संतुलन जो है वो प्रभावित होता है ना। तो जब भी ट्रेड साइकिल आए यानी कि जो व्यापार चक्र आए, तो इसमें ये दोनों जो ग्राफ ये हमेशा दर्शाइएगा। ये आपका ट्रेडिशनल ग्राफ है, ये आपका मॉडर्न ग्राफ है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये कभी आप ऊपर की ओर जाइएगा तो कभी आप नीचे की ओर आइएगा, और ये हमेशा चलता ही रहेगा। अब देखिए क्या है वो, देखिए जब आपका नेगेटिव आउटपुट गैप होगा, कहने का मतलब यहाँ पे उत्पादन जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि नकारात्मक होगा। ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा विस्तारवादी राजकोषीय नीति में वृद्धि करना होगा, यानी कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अपनाना होगा। और ऐसे में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है लोक व्यय क्या कर देगा? लोक व्यय में वृद्धि कर देगा। और लोक व्यय में वृद्धि करेगा तो ऐसे में फिर आयात में वृद्धि होगा, और जब आयात में वृद्धि होगा तो ये फिर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किस पे? चालू खाते पे। और चालू खाते में जब डिप्रिसिएशन यानी कि जो घाटे होता है, डिफिसिट होता है, अगर उसमें वृद्धि होगा तो फिर आपका भुगतान संतुलन की समस्या देखने को मिलती है। कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल आप इसको फिर से समझिए। यहाँ देखिए, जब ये आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन से आप नीचे की ओर जाइएगा यानी कि रिसेशन की ओर जाइएगा, तो ऐसे वाले कंडीशन में जो है आपको मतलब आपको नहीं, मतलब गवर्नमेंट को विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाना पड़ेगा। और ऐसे में सरकार के द्वारा लोक व्यय में वृद्धि किया जाता है, और जब लोक व्यय में वृद्धि होता है तो आयात में भी वृद्धि होगा, और ऐसे में फिर ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है चालू खाता में, ठीक है ना। और जब चालू खाता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब है चालू खाता में घाटे की स्थिति जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये फिर आपका भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है ना। आगे इसको अगर हम लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो इस कदर से होगा कि जब कोई अर्थव्यवस्था क्रमिक रूप से आर्थिक तेजी, आर्थिक गिरावट, मंदी एवं आर्थिक सुधार की अवस्था से गुजरती हुई पुनः आर्थिक तेजी की स्थिति में पहुंचती है, तो इस घटना को व्यापार चक्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अगर व्यापार चक्र की बात करें तो वो ये है कि जब कोई अर्थव्यवस्था है वो क्रमिक रूप से यानी कि सिक्वेंसली बात करें, एक बार आर्थिक तेजी आएगा, फिर आर्थिक गिरावट आएगा, फिर मंदी आएगा, फिर धीरे धीरे सुधार होगा, फिर वो अवस्था धीरे धीरे पुनः आर्थिक तेजी के रूप में पहुंचेगी। कहने का मतलब है ये ऐसा चलेगा, एक बार यहाँ मंदी आया, फिर सुधार हुआ, फिर आर्थिक तेजी में गया, फिर धीरे 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 ये गिरावट हुआ, फिर मंदी में पहुंच गया। कहने का मतलब ये प्रक्रिया बार 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 अगेन एंड अगेन चलते रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं व्यापार चक्र, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, सामान्यतः जनरली भारत के संदर्भ में आर्थिक जो सुधार है एवं जो आर्थिक जो तेजी है, तो भारत के संदर्भ में आर्थिक सुधार एवं आर्थिक तेजी की स्थिति में नियंत्रित
एवं नियंत्रित किंतु प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण पूंजीगत वस्तुओं एवं ऊर्जा के आयात में वृद्धि होता है। वहीं आर्थिक मंदी की अवस्था में जब निर्यात की अपेक्षा आयात में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, यानी कि मंदी में निर्यात कम हो जाता है और मंदी में निर्यात जो आयात है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में अनियंत्रित प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। कहने का मतलब अभी आपको जब पिछले क्लास में बताया गया था ना कि जो आपका डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी है, इसमें दो कंडीशन बनता है। एक है आपका फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी और एक है आपका अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। कहने का मतलब प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति और एक है आपका अनुकूल असाम्य अवस्था की स्थिति। और जो आपका प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका नियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति और एक है आपका अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति। ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। एक है आपका नियंत्रित होगा, लेकिन ये नियंत्रित है, लेकिन ये कैसा है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन है। और एक आपका अनियंत्रित हो जाएगा, कहने का मतलब है वो अनकंट्रोल है। ठीक है ना, अनियंत्रित हो जाएगा और ये आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन हो जाएगा। जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में बताया गया था कि अगर नियंत्रित में हम लोग क्या देखते हैं, नियंत्रित में हम लोग देखते हैं कि अगर चालू खाता में अगर आपका घाटा हो रहा है, तो ऐसे घाटा को हम लोग स्वप्रेरित से, जो आपका पूंजी खाता में जो आपका स्वप्रेरित है, इसमें जो विदेशी पूंजी का जो अंतर प्रवाह हो रहा है, यहाँ से अगर बैलेंस कर दिए, इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति। वहीं अगर हम लोग जो आपका चालू खाता में घाटा हो रहा है, यानी कि डिफिसिट हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक से, IMF से, आसियान डेवलपमेंट बैंक से, इनसे अगर हम लोग लेते हैं, लोन लेते हैं, यानी कि जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो आपका प्रेरित जो पूंजी का अंतर प्रवाह है, यहाँ से इसको अगर बैलेंस करते हैं, तो ये आपका अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जब भारत के संदर्भ की बात करते हैं, हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो जो आपका आर्थिक सुधार है, ठीक है ना, वो आर्थिक सुधार और जो आपका आर्थिक तेजी है, इस स्थिति में नियंत्रित किंतु प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है कि अगर पूंजीगत वस्तुओं में और जो आपका ऊर्जा है, ऊर्जा के अगर आयात में वृद्धि होगा, तो इसका कारण है। ठीक है ना, किसका, इसका। वहीं अगर आर्थिक मंदी की बात करें, तो आर्थिक मंदी की अवस्था में जो है निर्यात की अपेक्षा जो है वो आयात में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। जब मंदी आता है तो मंदी में निर्यात जो है वो कम हो जाएगा और आयात जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति को हम लोग अनियंत्रित प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कहते हैं। इसके अलावा देखिए आप, मुद्रास्फीति की अगर उच्च दर की बात करें, हम लोग दो कारण पढ़े हैं आर्थिक स्थिति में। पहला कारण, आर्थिक कारण में क्या पढ़े, पहला पढ़े हम लोग कि लोक व्यय में वृद्धि, और दूसरा कारण हम लोग क्या पढ़े हैं, व्यापार चक्र, ये पढ़े हैं। और तीसरा कारण हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति की उच्च दर, यानी कि अगर हाई इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो है भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। इसके बारे में बताया गया है कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की उच्च दर चालू खाता एवं पूंजी खाता, इन दोनों को नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट करता है। अगर हमारे अर्थव्यवस्था में अगर हाई इन्फ्लेशन रेट रहा, तो ये आपका चालू खाता को भी प्रभावित करता है और ये आपका पूंजी खाता, इन दोनों को ये नेगेटिव रूप से ये प्रभावित करता है। ठीक है ना, आगे देखिए, चालू खाता की अगर बात करें तो चालू खाता में भी प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम लोग पूंजी खाता में बात करें तो पूंजी खाता में भी आपका प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ऐसा है, अगर आपका उच्च मुद्रास्फीति रहा तो चालू खाता में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, आयात में वृद्धि होगा, और जब आयात में वृद्धि होगा तो उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में भी वृद्धि करना पड़ेगा। तो उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में जब वृद्धि होगा तो चालू खाते में भी वृद्धि होगा, और जब चालू खाते में जो घाटा है अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो ओवरऑल आपका बीओपी क्राइसिस देखने को मिलेगा। पहला ये हो गया चालू खाता में। अब देखते हैं पूंजी खाता में। पूंजी खाता में भी जब अगर क्या बोलते हैं, अगर मुद्रास्फीति की अगर दर ज़्यादा रहे किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो पूंजी खाते में भी इसका नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब है, जो आपका NRI डिपॉजिट है, आपका FDI है, आपका FII है,
इन सभी का जो बही प्रवाह होगा, यानी कि इनफ्लो नहीं आउटफ्लो, अंतर प्रवाह इनफ्लो और बही प्रवाह आउटफ्लो, ये ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा होगा तो उच्च मुद्रास्फीति के कारण ये ज़्यादा होगा, मतलब कि एफडीआई, एनआरआई डिपॉजिट, एफआईआई, इन सभी का इनफ्लो ना होकर इन सभी का बही प्रवाह हो जाएगा, यानी कि आउटफ्लो होगा। किसके कारण? तो हाई इन्फ्लेशन रेट के कारण। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ना क्राउड आउट प्रोसेस कहते हैं। इसको हम लोग क्राउड आउट प्रोसेस कहते हैं। कहने का मतलब है, चालू खाता में तो हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे जो है आपका आयात में वृद्धि होगा, तो इस कारण से आपका बीओपी क्राइसिस होगा। पूंजी खाते में जब आपके देश में मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा है, तो ऐसे में आपके यहाँ पे कौन पैसा जमा करेगा जी, या फिर आपके यहाँ कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इससे आपका जो है विदेशी जो मुद्रा है इसका बही प्रवाह हो जाएगा, और ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। अगर इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो देखिए, जहाँ एक और उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण निर्यात में कमी एवं आयात में वृद्धि होती है। जब मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा होती है तो ऐसे में निर्यात है वो कम हो जाता है और जो आयात है वो ज़्यादा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा के जो स्वचालित अंतर प्रवाह है, यानी कि जो ऑटोनोमस यानी कि सेल्फ जो है इनफ्लो हो रहा है, जैसे कि एफडीआई का, एफआईआई का, एनआरआई डिपॉजिट का, इन सभी का, इसमें कमी आता है। और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा के जो बही प्रवाह है इसमें वृद्धि होती है, जिसे हम लोग क्राउड आउट इफेक्ट कहते हैं, यानी कि भीड़ बाहर प्रभाव, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। दो कारण बताएं। एक कारण बताएं कि जब आपका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा रहेगा तो ऐसे में आयात आपके देश का बढ़ जाएगा और निर्यात आपके देश का घट जाएगा। दूसरा कारण बताएं, ये आपका चालू खाता पे है। पूंजी खाता में भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जो आपके देश में जो पैसा का इनफ्लो हो रहा है इसमें कमी हो जाएगी, और आपके देश से जो पैसा का आउटफ्लो हो रहा है ये इसमें वृद्धि हो जाएगी, जिसको हम लोग क्राउड आउट इफेक्ट कहते हैं, यानी कि भीड़ बाहर प्रभाव कहते हैं। ये आपका 3 कारण हो गया। ठीक ना। तो उच्च मुद्रास्फीति से क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है, वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है आपका आयात शुल्क। इसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है बीओपी में। अगर आयात शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी का अगर उदारीकरण किया जाए, ठीक ना, उदारीकरण किया जाए कस्टम ड्यूटी का, तो इससे भी आपका व्यापार जो है संतुलन वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर हम लोग कस्टम ड्यूटी को हम लोग कम कर दिए तो ये आपका उदारीकरण हो गया, और जब कस्टम ड्यूटी का उदारीकरण यानी कि कस्टम ड्यूटी हम लोग कम कर दिए आयात शुल्क, तो ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो इस कदर होगा। आयात उदारीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आयात शुल्क में कटौती। तो आयात उदारीकरण कहने का मतलब है आयात शुल्क में कटौती करना। जब किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा आयात उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जब किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा आयात उदारीकरण जो प्रोसेस है इसको अपनाया जाता है, तब इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं एवं विलासिता से संबंधित वस्तुओं के आयात में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, और परिणाम स्वरूप जो आपका भुगतान संतुलन है इसकी समस्या उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको जैसे बताया जाता है कि जो विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो 200%, 300%, 500% लगाया जाता है। ये क्यों होता है? ताकि जो आपका ये है, कहने का मतलब है विलासिता संबंधी जो वस्तुएं हैं इसका जो आयात है इसको कम किया जा सके। अगर कोई अर्थव्यवस्था है, अगर वो अपना जो कस्टम ड्यूटी है इसको पूरा उदारीकरण कर दे, इसको पूरा कम कर दे, तो ऐसे में क्या होगा, उपभोक्ता वस्तुएं और साथ ही साथ जो विलासिता से संबंधित वस्तुएं हैं इसका आयात में अप्रत्याशित वृद्धि होगा। फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका भुगतान संतुलन में। ठीक है, ये कारण भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। कहने मतलब है अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो ऐसे में आप निर्यात कम कर पाइएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो ये भी आपका अगर निर्यात होगा ही नहीं तो आपका भुगतान संतुलन में समस्या उत्पन्न होगा ना, सिंपल, तो वही बात है। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है तकनीक पिछड़ेपन के कारण अगर आपके पास
बहुत बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, तो आपके देश का कोई भी उसको खरीदेगा नहीं ना। नया नया मशीन आ रहा है मार्केट में, तो उसका ज़्यादा डिमांड होगा ना। आपके पास पुराना ज़माने का मशीन चल रहा है, तो उसका डिमांड होगा क्या? नहीं होगा। तो सिंपल सी बात ये बताया जा रहा है कि तकनीक पिछड़ेपन के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले निर्यात प्रतिस्पर्धा में विकसित देशों को लाभ होता है तथा अल्प विकसित एवं विकासशील देशों को नुकसान होता है, क्योंकि अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में पाई जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादित वस्तुओं का मूल्य एवं गुणवत्ता सापेक्ष रूप से कम होता है। कहने मतलब क्या है, जो आपका डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो आपका औद्योगिकीकरण हुआ वो पहले ही हुआ था, वो अपने चरम स्तर पे है। और जो विकासशील देश है या फिर जो अल्प विकसित देश है वहाँ पे जो औद्योगिकीकरण हुआ वो तो अभी अभी स्टार्टिंग में हुआ है। तो अभी उन देशों में जो औद्योगिकीकरण वो आपका इनिशियल फेज में है। तो उनके द्वारा जो उत्पादित किए जाने वाला जो गुड्स है, सर्विसेज है, इसका क्वालिटी, और जो डेवलप कंट्री में जो उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं हैं इसका क्वालिटी, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा ना। तो ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो आपका डेवलप कंट्री बाजी मार ले जाते हैं, और जो आपका डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप कंट्री है ये सब पीछे रह जाते हैं। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य अधिक एवं गुणवत्ता सापेक्ष रूप से कम होती है। इस कारण विकासशील देशों की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है। विकासशील देश का जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाती है। देन परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी आती है, और इससे निर्यात में कम हो रहा है, देन हम लोगों को फिर तो आयात करना ही पड़ेगा भैया। हम लोग का सामान को खरीद नहीं रहा है, और हम लोग को अगर सामान बेहतर करना है और भी हम लोग का जो प्रोसेस को और बेहतर करना है, तो ऐसे में आयात हम लोग का बढ़ जाएगा। तो इंडिया का स्थिति भी यही है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो आत्मनिर्भर भारत पर अधिक जोर दे रहा है। तो इसको यहाँ पे आप आत्मनिर्भर भारत से आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो आत्मनिर्भर भारत का एक ही उद्देश्य है कि निर्यात को कम करना है और आयात को कम करना है और निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये है आपका आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा देखिए, रक्षा क्षेत्र में अत्यधिक व्यय होगा, यानी कि डिफेंस में। साथ ही साथ रक्षा से संबंधित वस्तुओं का अत्यधिक आयात होगा, और आपका औद्योगिक एवं कृषि अगर पिछड़ापन रहेगा, आपके देश में गरीबी रहेगी, बेरोजगारी का उच्च दर रहेगा, आपके यहाँ अवसंरचना है, यानी कि अवसंरचनाओं की जो है कमी रहेगी, और आपका जो प्रत्यक्ष रूप से ये सभी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बीओपी पे। कहने मतलब है आपके देश में रक्षा में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और रक्षा संबंधी जितने भी गुड्स हैं उसको जो आयात है वो उसमें अत्यधिक वृद्धि हो रही है। आपके यहाँ औद्योगिक और आपके यहाँ कृषि पिछड़ापन है, आपके यहाँ गरीबी भी ज़्यादा है, आपके यहाँ बेरोजगारी का उच्च स्तर है, आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। तो ये सब तो डायरेक्ट प्रभाव डालता है ना भैया भुगतान संतुलन पे। कहने मतलब आपके पास कुछ है नहीं, तो आपको सब कुछ आयात करना पड़ेगा, और आपको सब कुछ आयात करना पड़ेगा, तो कहने मतलब आपका भुगतान संतुलन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, ठीक ना। तो ये था हम लोग का आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण जो है वो हम लोग 5 तरह का कारण पढ़े। पहला हम लोग देखें क्या, कि जो आपका है लोक व्यय में वृद्धि, इसमें विकासात्मक व्यय में वृद्धि और गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि पढ़े। इसके बाद देखिए व्यापार चक्र कैसे प्रभाव डालता है, और व्यापार चक्र में भी हम लोग 2 तरह का ग्राफ देखें, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न ग्राफ। इन दोनों ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास किए कि ये जो है आपका भुगतान संतुलन को कैसे प्रॉब्लम में डालता है। इसके अलावा हम लोग देखें, वो नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि अगर मुद्रास्फीति का अगर दर अगर हाई रहेगा तो ये आपका चालू खाता को कैसे इफेक्ट आता है, पूंजी खाता को कैसे इफेक्ट करता है। कहने का मतलब है ओवरऑल ये आपका भुगतान संतुलन को कैसे इफेक्ट करता है वो हम लोग देखें। इसके अलावा देखिए हम लोग आयात शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी का उदारीकरण होगा, कहने मतलब आप कम कर दीजिएगा, इससे भी आपका भुगतान संतुलन में समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर निर्यात प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर इसमें अगर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होगा और कंपटीशन में अगर वृद्धि होगा, तो कहने मतलब ये भी भुगतान संतुलन की समस्या को बढ़ावा देती है, ठीक ना। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि भुगतान संतुलन होने के पीछे का जो राजनीतिक कारण है, तो राजनीतिक कारण क्या है वो देखिए।
आर्थिक कारण हम लोग 5 ठो देख चुके हैं। अब राजनीतिक कारण वो देखिए, राजनीतिक कारण जो है वो देखिए। सबसे पहले राजनीतिक कारण में बताया जा रहा है, पहला नंबर है वो है आपका राजनीतिक अस्थिरता। कहने मतलब यहाँ पॉलिटिकल रूप से आप देखिएगा तो अनस्टेबल है, यानी कि आप स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, अनस्टेबल है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय या फिर घरेलू स्तर पर उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, जहां एक ओर आयात एवं निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह में कमी लाती है। कहने का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या फिर घरेलू स्तर पर अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो ये क्या करती है, ये आपके आयात एवं निर्यात को भी नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। अरे भैया, एक गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग है, दूसरे गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा ना। अभी मोदी जी अपनाए हैं कि आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आयात को कम करना है, निर्यात को बढ़ाना है। अब कहीं नया गवर्नमेंट आया, वो बोल दिया कि नहीं, हम लोग को निर्यात को घटाना है, आयात को ही बढ़ाना है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि आयात एवं निर्यात में नकारात्मक रूप से ये प्रभाव डालती है। वहीं दूसरी ओर विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह में भी कमी आती है। अगर कोई गवर्नमेंट है, अपना जो कस्टम ड्यूटी है इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर दे, मतलब टाइट कर दे, आपका वीजा पॉलिसी को टाइट कर दे, यहाँ पे ब्याज का जो दर है इसको टाइट कर दे, तो ऐसे में जो आपका विदेशी मुद्रा का जो अंतर्प्रवाह है ये तो कम होगा ना, ठीक है। परिणाम स्वरूप बीओपी क्राइसिस यहाँ पे उत्पन्न होगी। जैसे कि 1991 में, तो 1991 के मध्य में 1991 में मध्य पूर्व संकट, जिसको हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं, तो इसके कारण भी आपका बीओपी क्राइसिस हुआ था। वहीं अगर घरेलू राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं भारत में बीओपी क्राइसिस देखने को मिलता है, ठीक ना। वर्ल्ड वॉर हो गया तो इससे भी आपका भुगतान संतुलन में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखें राजनीतिक अस्थिरता। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण में दूसरा है आपका लोक लुभावन नीति। तो हम लोग लोक लुभावन नीति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और है, फिर ये हम लोग आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं लोक लुभावन नीति, यानी कि पॉपुलिस्ट पॉलिसी। तो पॉपुलिस्ट पॉलिसी क्या होता है वो देखिए। जब गवर्नमेंट जो है वो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करता है एवं लोक आय की तुलना में लोक व्यय में ज़्यादा वृद्धि करता है और जो चुनावी वादा है उसको पूरा करने का अगर कोशिश करता है, तो ऐसी नीतियों को हम लोग लोक लुभावन नीति कहते हैं। कहने मतलब है गवर्नमेंट कुछ भी कर रहा है वो वोट बैंक को ध्यान में रख के कर रहा है। अब वो लोक आय में कमी कर रहा है और लोक व्यय में वृद्धि कर रहा है और जो चुनावी जो वादा था उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिसी, यानी कि लोक लुभावन नीति, ठीक ना। अब देखिए, तब ऐसी नीतियों को लोक लुभावन नीति कहा जाता है जिसका जो प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है, ठीक ना। तो इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, जैसे कि आयात शुल्क में कमी, यानी कि अभी अभी ये बताया ना कि अगर आप आयात शुल्क को उदारीकरण कर दे रहे, यानी कि उसको कम कर दे रहे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। साथ ही साथ अगर ऋण माफ़ी योजना है, कहने मतलब आप ऋण को लोन को माफ़ कर दे रहे हैं, तो ये भी प्रभाव पड़ेगा ही। आप विकासात्मक व्यय जो है, यानी कि जो व्यय लोक व्यय की बात करते हैं, एक आपका गैर विकासात्मक लोक व्यय, एक आपका विकासात्मक लोक व्यय। तो जो गैर विकासात्मक लोक व्यय है, कहने मतलब आप विकासात्मक व्यय इसमें अगर वृद्धि हो रहा है, जैसे कि आप उपभोग वस्तुओं को ज़्यादा ला रहे हैं, उपभोग वस्तुओं से क्या आपके देश में कुछ वृद्धि होने वाला है? नहीं, खा पी तो वो सारा पच जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये था आपका राजनीतिक कारण। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक कारण। सामाजिक कारण इसमें भी हम लोग देखते हैं 2-3 कारण है, ज़्यादा नहीं है। पहला अगर सामाजिक कारण देखें वो है आपका उपभोग आदत एवं उपभोग वरीयता में परिवर्तन। तो उपभोग आदत कहने मतलब है इसमें आपका टेस्ट और प्रेफरेंसेस में अगर परिवर्तन आ जाएगा तो ये भी आपका कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। यानी कि उपभोग आदत एवं उपभोग वरीयता में परिवर्तन ये भी कारण बनता है भुगतान संतुलन का। कैसे, वो देखिए। किसी भी देश का आयात एवं निर्यात संरचना लोगों के उपभोग आदत एवं उपभोग वरीयता पर निर्भर करता है। किसी भी देश का जो आयात और निर्यात है इसकी जो संरचना है वो उस देश में रहने वाले लोगों के उपभोग आदत और उपभोग वरीयता पर निर्भर करता है। कहने मतलब आप अपने आसपास के एरिया में देखिएगा, अगर दुकान है, आपके मोहल्ले में दुकान है,
तो आपके मोहल्ले में जो दुकानदार है वही सारे सामान को ज़्यादा लाएगा जो सामान का बिक्री ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जो सामान का बिक्री होगा ही नहीं उसको ला के फ़ायदा उसको है नहीं ना। तो सिंपल से ये बात है। तो किसी भी देश का आयात एवं निर्यात जो संरचना है वो लोगों के उपभोग आदत एवं उपभोग वरीयता पर निर्भर करता है। सामान्यतः उपभोग आदतों में परिवर्तन से विदेशी व्यापार की जो संरचना है एवं दिशा दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, जिसका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है। अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहा है तो इसका पूरा प्रभाव आपका भुगतान संतुलन पर पड़ेगा। कुछ कभी कभी ये आपका पॉजिटिव भी और कभी कभी ये आपका नेगेटिव दोनों पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्नलाइजेशन के कारण अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में विकसित देशों के वस्तुओं के मांग में वृद्धि हो रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ रहा है। कहने मतलब है हम लोग डेवलपिंग कंट्री है तो हम लोग के देश में जो वस्तुओं का जो आयात हो रहा है ये ज़्यादा ये आपका डेवलप कंट्रियों से हो रहा है। तो कहने मतलब उन लोग का जैसा शौक, उन लोग का जैसा रहन सहन, उन लोग का जैसा खान पान हम लोग अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आयात बढ़ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को बदल रहे हैं, हम लोग अपना जो है वरीयता बदल रहे हैं और हम लोग दूसरे देशों के वरीयता को अपना रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे देखिए, सीमा पार या फिर पड़ोसी देशों के संदर्भ में पूर्वाग्रह। कहने मतलब है हम लोग के मन में ना एक होता है पूर्वाग्रह और एक होता है रूढ़िवादी। पूर्वाग्रह को हम लोग बोलते हैं प्रीजुडाइज और रूढ़िवादी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। क्या होता है वो देखिए। पूर्वाग्रह कहने मतलब हम सोच लिया अरे आदमी गलत है, तो उसके बारे में पहले से हम लोग को धारणा बना लिए, तो वो पूर्वाग्रह हो गया। अब वो जो धारणा है वो पूरा एकदम कंठस्थ हो गया, एकदम पक्का हो गया कि नहीं, ये आदमी चाहे कुछ हो कर ले, मेरे लिए अच्छा भी कर ले, लेकिन ये गलत है तो गलत है, इसको बोलेंगे रूढ़िवादी, ठीक है। अभी देखिए, सीमा पार या फिर पड़ोसी देशों के संदर्भ में पूर्वाग्रह, ये भी कारण बनता है, सामाजिक कारण। कैसे वो देखिए, कभी कभी दो देशों के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक विवाद के कारण कभी कभी दो देशों के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक विवाद के कारण मतलब कि दोनों देशों के मध्य महंगे आयात प्रक्रिया को अपना लिया जाता है। क्या बोलना चाह रहे हो समझिए। कभी कभी दो देशों के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक विवाद के कारण दोनों देशों के द्वारा महंगे आयात प्रक्रिया को अपना लिया जाता है, अर्थात परस्पर दुश्मनी के कारण वैसे देशों से आयात किया जाता है जहां से आयात करना महंगा होता है, वहीं दूसरी ओर वैसे देशों को निर्यात किया जाता है जहां लाभ की संभावना अत्यंत कम होती है, जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है। कहने मतलब है अगर हम लोग बोल दिए हम लोग का शत्रु देश है जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब बोल देंगे हम लोग कि हम लोग कोई भी सामान चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं मंगाएंगे, भले ही वो सामान हम लोगों को सस्ता मिलेगा और कहीं और दूसरे देश से मंगाएंगे वो सामान हम लोगों को भले महंगा मिलेगा, लेकिन हम लोग के मन में ये धारणा बैठ गया कि इन लोग से हम लोगों को नहीं मंगाना है, तो वो सामान हम लोगों को महंगा मंगवाना पड़ेगा दूसरे देशों से। वहीं ये भी हो गया कि इन देशों को हम लोगों को सामान बेचना भी नहीं है, भले हम लोगों को दूसरे देशों को बेचना पड़े और वो भी घाटे में क्यों ना बेचना पड़ जाए, लेकिन हम लोग दूसरे देशों को बेचेंगे, इनको नहीं बेचेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका नकारात्मक प्रभाव डरता है ना भुगतान संतुलन पे, तो सेम यही बात आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो देखिए। आज की क्लास में बताया गया है कि जो आपका भुगतान संतुलन है, तो भुगतान संतुलन होने के पीछे क्या कारण है। इसमें 3 तरह के कारण की बात की है हम लोग। पहला है आपका आर्थिक कारण, जिसमें हम लोग 5 तरह का पॉइंट देखे। दूसरा है आपका राजनीतिक कारण, जिसमें हम लोग 2 तरह का पॉइंट देखे। और तीसरा है आपका सामाजिक कारण, इसमें भी हम लोग 2 तरह का पॉइंट देखे। तो ये हम लोग जो 8-10 पॉइंट देखे हैं, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप भुगतान संतुलन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का कारण आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो आपका अनियंत्रित प्रतिकूल भुगतान संतुलन है, कहने का मतलब है आपका अनकंट्रोल अनफेवरेबल जो आपका डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी है, इसको रोकने के पीछे जो सरकार जो क्या क्या उपाय है सरकार के पास और सरकार क्या उपाय कर रही है। तो अभी तक हम लोग जाने भुगतान संतुलन क्या है, फिर हम लोग जाने भुगतान संतुलन होने के पीछे का कारण जाने, फिर हम लोग अब जानेंगे भुगतान संतुलन को रोकने का उपाय। तो रोकने का जो उपाय है वो 3 तरह का उपाय है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा।
एक और क्लास आएगा भुगतान संतुलन का, उसके बाद भुगतान संतुलन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो भुगतान संतुलन का 7 क्लास हो चुका है, 8वां क्लास आएगा और 8वें क्लास के बाद आपका जो भुगतान संतुलन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।